और जनाब क्या हालचाल। तो आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डीएनए रेप्लिकेशन, देखो हमने सेंट्रल डॉगमा में क्या पढ़ा था? हमने सेंट्रल डॉगमा में ये पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है। डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है? आरएनए बनता है ना। आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है ना। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। और डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? डीएनए अपने आप से ही रेप्लिकेशन करके क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते थे हम लोग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, राइट। अभी हम लोग कौन सा प्रोसेस देखने वाले हैं? जिस प्रोसेस से डीएनए से हम लोग क्या बनाए? डीएनए बनाए। ठीक है, डीएनए से क्या बनाएंगे हम लोग? डीएनए बनाएंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। देखो रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इन एंड इटसेल्फ रेप्लिकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है कॉपीज बनाना, रेप्लिका बनाना। ठीक है, तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उन दोनों स्ट्रैंड्स का अगर हम लोग कॉपी बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, जो अगर मैं यहां पे बनाऊं आपके लिए, ठीक है, जैसे डीएनए का हम लोग को मॉडल पता है कैसा होता है? डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यस और नो? ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रैंड्स का हम लोग क्या करेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन कराएंगे। याद करिएगा, इससे पहले वाले टॉपिक में अगर आपने पढ़ा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक में इससे पहले थोड़ा आपने पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। मतलब कि ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, अगर मैं यहां पे बनाऊं, अगर मैं यहां पे दो स्ट्रैंड्स बनाऊं, ठीक है, इसको अगर मैं सीधा करके बनाता हूं, ठीक है, मान लो एक स्ट्रैंड रेड से बना दिया और दूसरा स्ट्रैंड मैंने मान लो ब्लू से बना दिया। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? ये मान लो किससे? दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि इस स्ट्रैंड का एक कॉपी बनेगा और इस स्ट्रैंड का एक कॉपी बनेगा। तो एक्चुअल में किस तरीके से बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और इसका एक कॉपी बना, अब इसका एक कॉपी बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इस स्ट्रैंड की एक कॉपी बनी यहां पे, इस स्ट्रैंड की एक कॉपी बनी यहां पे, और दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, पहले मेरे पास कितने स्ट्रैंड थे? दो स्ट्रैंड्स। अब मेरे पास कितने स्ट्रैंड हो गए? चार स्ट्रैंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके प्रोसेस को डिटेल में देखने वाले हैं कि डीएनए को किस तरीके से रेप्लिकेट किया जाता है। हमने क्लास 11 में पढ़ा था, याद करिएगा अगर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? इंटरफेज में क्या पढ़ा था? ये एक एस फेज होता है। एस फेज में बेसिकली क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन क्लास 11th में हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल में किस चैप्टर में? क्लास 12th के चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो यहां पे उसका डिटेल मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं कि एस फेज में यूकैरियोट्स में किस तरीके से होता था और प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से होता है डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से ही बनाएंगे ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, हम लोगों को समझने में आसानी हो। तो अब हम डबल हेलिक्स मॉडल नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? डबल हेलिक्स मॉडल नहीं बनाएंगे। आ जाओ, अब देखो कैसे हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहली चीज, रेप्लिकेशन का मतलब हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे करना है? क्या रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं? ये मेरे पास अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये मेरे पास मान लीजिए अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड मैंने बनाया आपके सामने, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया मैंने, क्या रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं? रेप्लिकेशन ऊपर से, नीचे से, बीच से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह होगा जहां से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कर पाएंगे। एक स्पेसिफिक जगह होगा जहां से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास एक चिप्स का पैकेट है। मेरे पास क्या है? चिप्स का पैकेट है। ठीक है, क्या मैं इस चिप्स के पैकेट को कहीं से भी फाड़ सकता हूं? मैं इसको यहां से फाड़ सकता हूं? क्या आसानी से फटेगा? नहीं।
मैं इसको यहां से फाड़ दूं, आसानी से फटेगा? नहीं फटेगा। यहां से फाड़ दूं, आसानी से फटेगा क्या? नहीं फटेगा। लेकिन अगर यहां से फाड़े तो आसानी से फट जाएगा, यहां से अगर फाड़े तो क्या होगा? आसानी से फट जाएगा। देखो फट गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे फाड़ने का एक जगह बना हुआ था, ठीक है, जहां से आसानी से फट जाएगा। यहां से फाड़ रहे थे तो नहीं फट रहा था, बट यहां पे ऐसे ग्रूव्स बने हुए थे जहां से ये पैकेट आसानी से क्या हो गया? फट गया। समझ में आया? अभी खाएंगे नहीं हम, ठीक है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास के बाद खाएंगे, ठीक है। तो एक ग्रूव बना हुआ था उस पैकेट पे जहां से फाड़ने की आसानी हुई। उसी तरीके से डीएनए में भी क्या होता है, जब मुझे डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, डीएनए को जब तोड़ना है, ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? मैं स्टार्ट वहां से करूंगा जहां से आसानी होगा, और उस साइट को बोलते हैं, डीएनए के उस साइट पे जहां से मैं रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता हूं, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कि रेप्लिकेशन की ओरिजिन कहां से हो रही है, जिस साइट से रेप्लिकेशन की ओरिजिन हो रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया? कि चिप्स के पैकेट को हर तरफ से नहीं फाड़ सकते, ठीक है, जहां पे ग्रूव्स बने हुए हैं उसी जगह से फाड़ने में आसानी होता है। उसी तरीके से डीएनए में भी एक जगह होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में आसानी होता है। क्यों? समझना इसको, क्यों ऐसा हो रहा है। जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे ताकि ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाए। दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा तब इस स्ट्रैंड का एक कॉपी, इस स्ट्रैंड का एक कॉपी बनाएंगे। लेकिन कहां से इसको तोड़ना आसानी होगा? फॉर एग्जांपल समझना मेरी बात को, अगर मान लो यहां पे मैं स्ट्रैंड्स बनाता हूं, ठीक है, हम लोग को पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं यहां पे, ठीक है। मान लो किसी एक स्ट्रैंड में सीक्वेंस पाया जा रहा है ए, मान लो ऐसा पाया जा रहा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पाया जा रहा है दूसरे स्ट्रैंड में टी 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 टी, ठीक है। ये स्ट्रैंड का, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का एक टुकड़ा है जहां पे ऐसा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, और एक तरफ डीएनए के स्ट्रैंड का ऐसा टुकड़ा है जहां पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बताओ ए और टी का बाइंडिंग किस तरीके से होता है? डबल बॉन्ड होता है ना, दोनों में डबल बॉन्ड होता है। दोनों में क्या बना दिया हम लोग? डबल बॉन्ड। जी और सी में बाइंडिंग किस तरीके से होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम लोग को पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तीनों में सब बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। जी और सी का बाइंडिंग ट्रिपल बॉन्ड होता है। ए और टी का बाइंडिंग किस तरीके से होता है? डबल बॉन्ड। बताओ डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान? डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो जहां पे डीएनए का वो सीक्वेंस जहां पे एटी का मुझे रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, डीएनए का वो टुकड़ा, वो पार्ट जहां पर मुझे रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिलता है एटी का, एटी 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 देखने को मिल रहा है, ठीक है, वहां पर क्या होगा? तोड़ना आसान होगा। वहां पर तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। लेकिन यहां पे तोड़ना इसके कंपैरिजन में मुश्किल होगा। कहां पे? जहां पे जीसी का क्या पाया जा रहा है? रिपीटेड सीक्वेंस पाया जा रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि एटी का रिपीटेड सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ एटी, रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ एटी, ठीक है। ए डबल बॉन्ड टी का रिपीटेड सीक्वेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? उस जगह पे तोड़ना आसान होगा। जैसे मैंने चिप्स के पैकेट पे आपको दिखाया, समझ में आया? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहां से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, अगर मैं बात करूं जनाब प्रोकैरियोट्स की, तो उसमें क्या होगा? सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ओरी, ठीक है, ओरिजिन, ये सिंबल है इसका, ठीक है, ओरिजिन, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यूकैरियोट्स में थाउजेंड्स ऑफ होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यहां तक चीजें समझ में आई? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस हुआ डीएनए रेप्लिकेशन के केस में? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसमें मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगर मैं डीएनए का धागा लूं, स्ट्रैंड लूं प्रोकैरियोट्स का, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता हूं जहां पे ओरी प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में मेरे पास हजारों ओरी प्रेजेंट है, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? पहला स्टेप क्या था? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
ये बात आपको समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझ में आ गया कि कहां से अब स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप हम लोग समझते हैं। दूसरा स्टेप समझते हैं। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? सेकेंड स्टेप क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। समझना इस बात को। हम लोगों को ये बात बेसिक से पता है कि डीएनए और आरएनए किस चीज से बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। हम लोगों को पता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए और आरएनए किस चीज से बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सर एक शुगर पाया जाएगा, ठीक है। इस केस में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबो शुगर पाया जाता है। और एक नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा जैसे कि ए, टी, जी, सी, ठीक है। और क्या पाया जाएगा सर? एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। यस और नो? एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। ये हम लोगों को पता है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड इस चीज से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं किसमें? न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड में ये 3 चीजें पाई जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं या तो डीएनए या तो फिर आरएनए, ठीक है। ये था न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन। लेकिन न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? ये भी हम लोगों को पता है। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड उसको बोलते हैं जिसमें शुगर तो मौजूद होगा, राइबो शुगर तो मौजूद होगा, नाइट्रोजनस बेस भी मौजूद होगा, लेकिन फॉस्फेट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यस और नो? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यस और नो, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो अगर मैं राइबोन्यूक्लियोटाइड को अगर लिखूं, अगर मैं राइबोन्यूक्लियोटाइड को लिखूं न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट या फिर राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, तो क्या इसमें गलती है क्या? अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को लिखूं न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोटाइड को लिखूं राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, उसमें गलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का मतलब ही क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड के साथ, मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को लिखूंगा न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, इसमें गलती है? नहीं है। यहां तक समझ में आया? अब अगर देखते हैं, अब अगर देखें हम लोग, यहां पे देखना, अगर मैं बात करूं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की, अगर मैं बात करूं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को लिख सकते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, है कि ना? ठीक है। तो अगर मैं लिखूं डीएएमपी, अगर मैं लिखूं डीएमपी, तो ये न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है? तुम कहोगे सर न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट, ठीक है। डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना? डीऑक्सी राइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन के साथ क्या जुड़ा है? फॉस्फेट जुड़ा है। फॉस्फेट जुड़ गया मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका हम लोग क्या करना है? जैसे हमारे पास कितने बेसेस होते हैं? 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। डीएनए में क्या होता है? ए, टी, जी, सी, ठीक है। चारों का अगर हम बनाएं, अगर हम चारों का बनाएं तो क्या देखने को मिलेगा? डीएमपी, डीटीटीपी, डीटीएमपी, ठीक है, डी जीएमपी और डी सीएमपी। ए, टी, जी, सी पाया जाता है। डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इन चारों का क्या करने जा रहे हैं? एक्टिवेशन करने जा रहे हैं। इन राइबोन्यूक्लियोटाइड से क्या करने जा रहे हैं? एक्टिवेशन करने जा रहे हैं।
एक्टिवेशन करने का क्या मतलब होता है, इसके साथ हम लोग एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, H3PO4 ऐड कर देंगे। क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहां पे, क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहां पे, क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहां पे, फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, DATP, है ना। मोनोफॉस्फेट था, ध्यान से देखना, मोनोफॉस्फेट था यहां पे। अब क्या हो गया, 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि मोनोफॉस्फेट का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ट्राइफॉस्फेट का मतलब हुआ कि 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कि 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या किए, ऐड कर दिए। समझ में आया, 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इस तरीके से समझना, कुछ इस तरीके से हो गया है, ठीक है, क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अच्छा ये चीज कर क्यों है, पहले एक और चीज जान लेते हैं, इसका एंजाइम, एंजाइम कौन सा यूज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। क्लियर, इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेज। क्या बनाएगा, क्या करेगा ये, सिंपली चार्जिंग ऑफ या फिर कह लो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या करेगा, मोनोफॉस्फेट के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा, बना देगा एटीपी। ठीक है, टीएमपी का क्या बन जाएगा यहां पे बताओ, टीएमपी का क्या बन जाएगा यहां पे, डी टी टी पी। इसका क्या हो जाएगा, डी जी टी पी। इसका क्या हो जाएगा, डी सी टी पी। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तुम्हारा दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर ये तो समझ में आ गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये, ठीक है, और हम लोग को पता है कि सर डीएनए बनाना है, डीएनए का सिंथेसिस करना है, रेप्लिकेशन करना है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारा यूनिट्स को आपस में पॉलीमराइज कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। लेकिन ये ट्राइफॉस्फेट करने का क्या जरूरत है ना। मोनोफॉस्फेट था, राइबोन्यूक्लियोटाइड ये भी था, ये भी क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन इसको हम लोगों को फॉस्फेट ऐड करने का क्या जरूरत पड़ रहा है, H3PO4 के साथ क्यों फॉस्फोराइलेशन करना पड़ रहा है, ये सवाल दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि एटीपी है या फिर टीटीपी है या फिर यूं कह लो कि ट्राइफॉस्फेट जो है ना वो ड्यूअल पर्पस सॉल्व करता है। ठीक है, क्या करता है, ड्यूअल पर्पस शो करता है। 2 काम इसका है, पहला काम तो ये कर देगा कि दिस विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, दिस विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। ये क्या करेगा, या सबस्ट्रेट काम करेगा, एक यूनिट, बहुत सारे यूनिट आपस में ऐसे जुड़ेंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा, डीएनए का चेन बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या बन जाएगा, डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। लेकिन मुझको चाहिए एनर्जी। आगे हम लोग देखेंगे कि डीएनए रिप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब कि उसमें एनर्जी का बहुत रिक्वायरमेंट लगता है। समझ में आया, एनर्जी का क्या होता है, बहुत रिक्वायरमेंट लगता है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट तो एनर्जी कहां से लाएंगे सर, हम लोग को पता है कि एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। बॉडी में जो एटीपी मौजूद है उसको तोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है एनर्जी के टर्म्स में, मतलब काफी एनर्जी लगेगा इसको रेप्लिकेशन करने में। तो क्या सिर्फ एटीपी से काम चलेगा, क्या सिर्फ एटीपी से काम चलेगा, नहीं, मेरे को एटीपी भी चाहिए, टीटीपी भी चाहिए, जीटीपी भी चाहिए, सीटीपी भी चाहिए, तब जाके हम लोग क्या कर सकेंगे, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना एनर्जी जनरेट कर सकेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन इसका इसलिए कर रहे हैं ताकि अब मेरे पास 2 काम हो जाए। पहला काम कि हम क्या करेंगे, जब डीएनए रेप्लिकेशन करना होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाद में आगे देखेंगे, इस स्टेप में नहीं, इस स्टेप में नहीं, इस स्टेप में केवल एक्टिवेशन हो रहा है। आगे देखेंगे कि जब मेरे को डीएनए का चेन बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली तोड़ देंगे, डीएटीपी को सिंपली क्या करेंगे, तोड़ देंगे, इसका जो 2 फॉस्फेट है ना इसको तोड़ देंगे। ठीक है, और दोनों फॉस्फेट को तोड़ने से जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेंगे डीएनए रेप्लिकेशन करने में, पूरे मैकेनिज्म में, पूरे प्रोसेस में, जहां जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, और जो ये बचा मेरे पास, ठीक है, डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट बचा, इसको क्या करेंगे, दिस विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, दिस विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, इसका बहुत सारे यूनिट्स को जोड़ करके हम लोग क्या कर लेंगे, एक डीएनए का चेन बना लेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं, चलो गुड। तो हम क्या कह सकते हैं कि डीएटीपी या फिर डीटीटीपी कोई भी क्या करेगा, सर्व्स ड्यूअल पर्पस, सर्व्स ड्यूअल पर्पस। 2 पर्पस ये सॉल्व कर रहा है मेरा। सर पहला पर्पस क्या है सर, एक्ट एज सबस्ट्रेट, एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर डीएनए, एक्ट एज सबस्ट्रेट। दूसरा चीज क्या कर रहा है सर, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी।
प्रोवाइड्स एनर्जी। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? एनर्जी कैसे मिल रहा है? ये फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देंगे, दो फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट से बन जाएगा मोनोफॉस्फेट। जो एनर्जी रिलीज हुआ है यहाँ पे, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। और जो बच गया डीऑक्सीराइबो तुम्हारा डीएमपी बच गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे एज ए सबस्ट्रेट इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। उसकी यूनिट्स को जोड़ करके क्या बना लेंगे, पॉलीमराइजेशन करके क्या बना लेंगे, डीएनए बना लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, दिस वाज योर सेकंड स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दिस वाज योर सेकंड स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ी सी आवाज हो रही होगी आपको क्योंकि मैं एक वुडन डाइस पे खड़ा हूं, ठीक है, और ये बहुत टूटा हुआ बहुत पुराना सा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज कर रहा होगा जब मैं मूव कर रहा हूँ, इसलिए मैं जरा मूव नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं क्लास में बहुत मूव करता हूँ एक्चुअल में, बट क्योंकि ये बहुत आवाज कर रहा है और रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप था हमारा, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब इसका थर्ड स्टेप देखते हैं। अब इसका क्या देखते हैं? थर्ड स्टेप, दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए का एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हमने स्टार्टिंग में बनाया था इस तरीके का, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पक्का। अब अगर मुझे डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, मुझे पता है कि कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक स्ट्रैंड का कॉपी बनाएंगे, दूसरा स्ट्रैंड का कॉपी बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। लेकिन दोनों स्ट्रैंड का अलग अलग कॉपी बनाना है ना, दोनों स्ट्रैंड का अलग अलग कॉपी बनाना है। इसका मतलब कि मेरे को खोलना पड़ेगा ये, है ना, जो डबल स्ट्रैंड आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? ये आपस में चीजें ऐसे हो गई, इसको बोलते हैं बाइंडिंग, ठीक है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है? इस तरीके से जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, इसको अगर मैं खोलना स्टार्ट कर दूं, इस तरीके से खोल के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दूं, तो अब ये क्या हो गया? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आ जाओ, इस स्टेप में क्या देखने वाले हैं, किस तरीके से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को हम लोग अलग करने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। बताओ, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड आपस में किस तरीके से जुड़ा है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यस और नो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में हो रहा है? याद करो, दोनों के नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने जब पढ़ा होगा इस चैप्टर में, तो आपको मालूम होगा कि दोनों स्ट्रैंड किस तरीके से जुड़े होते हैं। दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसेस, मान लो ये एक स्ट्रैंड है, इसका एडेनिन, ठीक है, ए जुड़ा है किसका? इसके टी से, इसका जी जुड़ा है इसके सी से, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बाइंडिंग में क्या होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? आ जाओ, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग अनवाइंडिंग करते हैं। इसको अनवाइंडिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है हेलिकेज। इस एंजाइम का क्या नाम है जनाब? हेलिकेज, ठीक है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज इसका अनवाइंडिंग करेगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बेसिकली तोड़ेगा। सर क्या पूरा एक बार में तोड़ देगा? नहीं, पूरा एक बार में नहीं तोड़ेगा। बेसिकली काम क्या कर रहा है? ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकेज क्या कर रहा है? ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड between two strands, ठीक है। ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, इस तरीके से तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड का पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एक बार में तोड़ देगा? द आंसर इज नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, डीएनए रेप्लिकेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है।
मैं पूरा एक बार में नहीं कर सकता, मेरे को थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा थोड़ा एनर्जी खर्च करूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना एनर्जी एक साथ नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए एक बार में नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है। कैसे हो रहा है समझो, कैसे हो रहा है समझो। ये मान लो मेरे दोनों हाथ क्या है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, तो ये दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से आपस में क्या है, दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से आपस में क्या है, देखो इस तरीके से बाइंड किया हुआ है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से आपस में क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है, समझ में आया, दोनों स्ट्रैंड आपस में इस तरीके से क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है, ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड के बीच कौन सा बॉन्ड है, इस स्ट्रैंड के बीच और इस स्ट्रैंड के बीच कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ए के साथ टी और जी के साथ सी, और हम लोग क्या करेंगे, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स करेंगे, क्या करेंगे, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स करेंगे। तो क्या एक बार में पूरा हो जाएगा, नहीं, पूरा एक बार में अलग हो गया, नहीं, धीरे धीरे होगा, बिल्कुल धीरे धीरे होगा, हल्का सा ऊपर से खुलना स्टार्ट किया, हल्का हल्का खुल रहा है, ये अलग हुआ, खुलना स्टार्ट हुआ, खुलना स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे करके पूरा क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, वापस से। अब जब हेलिकेस ने तोड़ना स्टार्ट किया दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, तो क्या होगा, स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट हुआ खुलना, मेरे हाथ को देखना, ये खुलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि अगर इस स्ट्रैंड में ए मौजूद है और इस स्ट्रैंड में टी मौजूद है, दोनों आपस में क्या है, दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यस और नो, दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है जनाब, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब कि अगर मैं इन दोनों को अलग करूं, ठीक है, इन दोनों को अलग करूं, तो क्या मुमकिन है कि ये दोनों वापस जुड़ सकते हैं। मैंने इन दोनों के बॉन्ड्स को तोड़ दिया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री तो अभी भी है ना, तो मुमकिन है कि वापस से क्या हो जाए, जुड़ जाए, वापस से क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है, ये मैंने इसको अलग किया, वापस से जुड़ गया, ठीक है, ये मैंने इसको अलग किया, ये वापस से जुड़ गया, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि वापस से जुड़े, क्योंकि मैंने इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया हेलिकेस की मदद से। अब तोड़ना स्टार्ट किया, खोलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचे, खोलते खोलते पता चला वापस से जुड़ गया, फिर वापस से खोलना पड़ेगा ना, फिर मेरा काम बेकार हो गया। तो हम ये नहीं चाहते कि ये स्ट्रैंड वापस से खुल जाए, मतलब वापस से बाइंड कर जाए, सॉरी, ठीक है, ये स्ट्रैंड वापस से क्या कर जाए, बाइंड कर जाए, ठीक है, इसको खोलना स्टार्ट किया तो खुले रहे, इसको खोलना स्टार्ट किया तो खुले रहे। इस चीज को मेक श्योर करने के लिए, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि दोनों स्ट्रैंड्स वापस में आपस से बॉन्ड नहीं बनाए, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स वापस से आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाए, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए एक एंजाइम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन, ठीक है, एसएसबी प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको जनाब, एसएसबी प्रोटीन। दूसरा एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है, एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एसएसबीपी। ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में क्या करेगा, जुड़ने नहीं देगा वापस से। अगर मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है, इसको अलग कर दिया, अभी भी ये दोनों क्या है, देखो आमने सामने है, अभी भी ये क्या है, दोनों आमने सामने, देखो इस तरीके से किया, अभी भी ये दोनों क्या है, मान लो ऐसे था, अलग करना स्टार्ट किया, अलग हुआ, मेरे पाम को देखना, अब ये पोर्शन अलग हो चुका है, मेरे बाकी पूरा जो दोनों डीएनए का स्ट्रैंड क्या है, अलग नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों पार्ट क्या हो गया, अलग हो चुका है। अब वापस से कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वापस से जुड़ सकता है, वापस से जुड़ सकता है, क्योंकि आमने सामने है, ठीक है। एसएसबी क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा, क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा, कैसे करेगा, एसएसबी देखो ये दोनों देखो आपस से आमने सामने है, ठीक है, एसएसबी इसको ऐसे कर देगा, ठीक है, एसएसबी इसको ऐसे कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। अब ये दोनों आमने सामने है ही नहीं, तब क्या होगा, क्या ये दोनों बॉन्ड बना पाएगा, भाई सामने होता है इस तरीके से तो बॉन्ड बना देता, लेकिन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि एसएसबी ने क्या किया करके इसको स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इसको आपस से हटा दिया, साइड हटा दिया, तो अब क्या होगा, एसएसबी प्रोटीन की वजह से सिंगल स्ट्रैंड क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, एसएसबी प्रोटीन की वजह से क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड गॉट स्टेबलाइज्ड, सिंगल स्ट्रैंड क्या हो गया, इसको अगर ऐसे अलग से खुला ये अगर अलग हुआ, ठीक है, स्टेबलाइज हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब इसको 3D में दिखा सकते हैं, 2D में दिखा नहीं सकते, मैंने आपको हाथ से दिखाया कि ऐसे था, ऐसे अलग हो गया, राइट, स्टेबलाइज हो गया। कौन कर रहा है इसको, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, समझ में आ गया, इसका फंक्शन क्या होगा, स्टेबलाइजेस सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ताकि डीएनए वापस से डीएस ना बन जाए, डबल स्ट्रैंडेड ना बन जाए। कौन ये मेक श्योर कर रहा है, एसएसबी प्रोटीन, ठीक है, कौन ये मेक श्योर कर रहा है, एसएसबी प्रोटीन। दो चीज समझ में आया सर, पहला चीज हेलिकेस क्या कर रहा है सर, बॉन्ड को तोड़ रहा है, दूसरा चीज एसएसबी प्रोटीन क्या कर रहा है, इसको जुड़ने नहीं दे रहा है, इन बॉन्ड्स को आपस में क्या कर रहा है, जुड़ने नहीं दे रहा है। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, डीएनए का दो स्ट्रैंड्स है, ठीक है, हेलिकेस क्या करेगा, तोड़ना स्टार्ट कर देगा, हेलिकेस ने क्या किया, तोड़ना स्टार्ट किया,
तोड़ना स्टार्ट किया, लेकिन एसएसबी प्रोटीन आकर के जुड़ जाएगा इसके साथ, एसएसबी प्रोटीन आकर के जुड़ जाएगा इसके साथ, और आपस में जुड़ने नहीं देगा। आपस में क्या करेगा? जुड़ने नहीं देगा। कौन है ये जनाब? एसएसबी प्रोटीन है, ठीक है, एसएसबी प्रोटीन है। क्या कर रहा है? इसको जुड़ने नहीं दे रहा आपस में, दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जुड़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? दोनों एंजाइम समझ में आ गया। तीसरा एंजाइम देखते हैं। तीसरा एंजाइम क्या है? जो कि मेन एंजाइम है, ठीक है, जो कि मेन एंजाइम है, ठीक है। पहले ही समझ में आ गया अनबाइंडिंग कैसे हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, ठीक है। आ जाओ, ये वाला पार्ट समझ में आया? चलो मूव ऑन करते हैं। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट आई मीन स्टेप में, दैट इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर ये आरएनए प्राइमर क्या है? समझना। देखो, शादी वगैरह में क्या होता है कि लड़कियां क्या करती हैं? मेकअप लगाती हैं, ठीक है। अब वो जो मेकअप लगाती है गर्मी के टाइम में, पसीना जब होता है तो क्या होता है? वो मेकअप बह जाता है, ठीक है, असली चेहरा सामने आ जाता है। तो लड़कियां ये नहीं चाहती कि असली चेहरा सामने आए, वो नहीं चाहती कि उनका मेकअप पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से क्या हो जाए? मेकअप ढह जाए। तो इसलिए मेकअप आर्टिस्ट वगैरह लोग क्या करते हैं? एक प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमर क्या करता है? प्राइमर ये करता है कि इंसान के स्किन और मेकअप को, जो भी लिपअप होती है वो लोग करती है, ठीक है, उस मेकअप को आपस में चिपका करके रखता है, जोड़ करके रखता है, ताकि वो मेकअप खराब ना हो। समझ में आया? ताकि वो मेकअप खराब ना हो। वो सेम चीज हम लोग क्या करते हैं? दीवारों पर भी करते हैं। दीवारों पे जब हम लोग को पेंट करना होता है ना, ऐसा नहीं कि सीमेंट मारा और डायरेक्टली उसके ऊपर पेंट कर दिया, ऐसा नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं? प्राइमर मारते हैं दीवारों पर। दीवारों पर क्या करते हैं? प्राइमर मारते हैं। दीवारों पर प्राइमर मारने से क्या होगा? प्राइमर मारने के बाद जब उसके ऊपर पेंट चढ़ाएंगे ना, तो पेंट को चिपका करके रखेगा दीवार से, ठीक है। पेंट जल्दी खराब नहीं होगा। ये मेक श्योर कौन कर रहा है? प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर के बेसिकली काम क्या बोलेंगे इस एग्जांपल के केस में, मेकअप के केस में और पेंट के केस में क्या बोलेंगे कि प्राइमर बेसिकली पेंट को चिपका करके रख रहा है, चाहे दीवार से चाहे और के मुंह से, ठीक है। पेंट को क्या करके रख रहा है? चिपका करके रख रहा है। वैसे ही आरएनए प्राइमर क्या करता है ना, आरएनए प्राइमर डीएनए के सीक्वेंस को चिपकाने में, मतलब आपस में जोड़ने में, डीएनए के दो स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन करता है? आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो यहां पे आरएनए प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में आरएनए प्राइमर का रोल होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में क्या होता है? आरएनए प्राइमर का रोल होता है। आरएनए प्राइमर क्या हुआ? बेसिकली छोटा सा आरएनए का सीक्वेंस होगा। क्या होगा? छोटा सा आरएनए का सीक्वेंस होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास आरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? आरएनए का सीक्वेंस। इसको मैंने क्या बोल दिया? आरएनए प्राइमर, ठीक है। इसके साथ जुड़ेगा मान लो डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर देंगे? न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? जुड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो मेरे पास न्यूक्लियोटाइड था यहां पे डीएएमपी, ठीक है, डीजीटीपी, जीएमपी सॉरी, डीसीएमपी, ठीक है, डी टीएमपी, ये सब क्या करेगा? इसके साथ जुड़ना शुरू करेगा। किसके साथ? आरएनए प्राइमर के साथ। आरएनए प्राइमर के साथ, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस को जोड़ने को, जैसे ये क्या है? एक समझ लो एक हिसाब से बीड्स है, ठीक है, बीड्स है। बीड्स को हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिंग के साथ एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे? तो स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ आरएनए प्राइमर लिया और आरएनए प्राइमर के साथ वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। आरएनए प्राइमर के साथ क्या किया? न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, उसके बाद फिर दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा, फिर चौथा जुड़ेगा। इस तरीके से चेन तैयार हो जाएगा डीएनए का, ठीक है। एक तरीके से क्या होगा? चेन तैयार हो जाएगा डीएनए का। और जब पूरा का पूरा डीएनए का मेरे पास चेन तैयार हो जाएगा, तो क्या करेंगे? इस आरएनए प्राइमर को उठा करके हटा देंगे। आरएनए प्राइमर को उठा करके हटा देंगे, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर का काम बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में, आपस में हेल्प करना। न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करना। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये था क्या था? आरएनए प्राइमर। समझ में आ गया आरएनए प्राइमर का रोल क्या है? हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आ जाओ, अब नेक्स्ट चीज आया,
ये तो मैंने आपको बताया आरएनए प्राइमर के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को आपस में आके जोड़ रहा है, ठीक है, और आपस में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इस बॉन्ड का नाम क्या है पता है? ये जो बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड मेरे पास है, इसको जोड़ेगा कौन? इसको जोड़ने के लिए भी कोई एंजाइम चाहिए। तो अब एक एंजाइम आता है, इसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। अब एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज देखो, डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? अब पॉलीमराइजेशन कराएगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड का क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन कराएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरे पास, ठीक है, ये डीएनए का स्टैंड है, दोनों मेरे पास क्या है? डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। इसका कुछ डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसका कुछ डायरेक्शन होता है। समझ, पहले इसको समझते हैं, डायरेक्शन को समझते हैं। जैसे मान लो ये जो मैंने एक स्टैंड बनाया, इसको मैं यहां पे ऐसे बनाता हूं, ठीक है, मैं यहां पे ऐसे बनाता हूं। ये डीएनए का मान लो स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। बहुत सारे क्या यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, ठीक है। अब होता क्या है डीएनए में, आई मीन न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। तो होता क्या है कि डीएनए का दो डायरेक्शन होता है, एक 5 प्राइम, एक होता है 3 प्राइम, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड अगर लेंगे, एक अगर न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो उसका दो कार्बन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक 5th कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा 3rd कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जिस 3rd कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है ना, 3rd कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे मान लो, फिर से समझो, ठीक है, ये क्या है? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे मेरे पास। अब इन न्यूक्लियोटाइड के साथ हमको क्या करना है? हमको जोड़ना है एक और न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। तो मैं किस तरफ जोड़ूंगा? इस तरफ जोड़ूंगा कि इस तरफ जोड़ूंगा? तुम बोलोगे सर उस तरफ जोड़ेंगे जहां से बॉन्ड बनाना संभव हो। बॉन्ड बनाना संभव कैसे होगा? जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यहां पे क्या पाया जा रहा है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। दिस इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। तो तुम मुझसे पूछोगे सर नया न्यूक्लियोटाइड उस तरफ जुड़ेगा जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप किस तरफ पाया जाता है? 5th कार्बन पे कि 3rd कार्बन पे? तुम बोलोगे सर 3rd कार्बन पे। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं? इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए के स्ट्रैंड का सिंथेसिस जो होता है, डीएनए का जब न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमराइजेशन होता है, किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस तरफ क्यों नहीं होता सर? इस तरफ क्यों नहीं होता? यहां पे एक नया न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप मेरे पास नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। फंक्शनल ग्रुप कहां पे? थर्ड कार्बन पे, 3 प्राइम पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कहां पे? 3 प्राइम पे। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, अगर हम बनाए यहां पे, मान लो ये 5 प्राइम है, ये तुम्हारा 3 प्राइम है, ये मान लो तुम्हारा 3 प्राइम है, ये मान लो 5 प्राइम है। क्योंकि हम लोग को पता है क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड आपस में क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। ये स्ट्रैंड अगर इस तरफ जा रहा है तो ये स्ट्रैंड इस तरफ जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरफ जा रहा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरफ जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। बताना क्या चाहते थे आपको डीएनए पॉलीमरेज के बारे में? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमराइजेशन कराता है न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कराएगा न्यूक्लियोटाइड्स का। किस डायरेक्शन में कराएगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम या फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम? 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगा। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम में क्या है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? OH। OH के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, नया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रखना, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरफ होगा? जहां पे फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप कहां पाया जा रहा है? 3 प्राइम कार्बन के पास, ठीक है, 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नया जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा सर, वो किस तरफ बनेगा सर? इस तरफ ही बनेगा। नया इस तरफ बन रहा है,
इस तरफ बनता चला जाएगा, चेंज चलता चला जाएगा। समझ में आया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, किस डायरेक्शन में करेगा, पॉलीमराइजेशन कराएगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। यहां तक चीजें क्लियर है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। अब समझ में आया? अब देखो मैंने क्या किया, अब रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले अनवाइंडिंग किया डीएनए हेलिक्स का, ठीक है, अनवाइंडिंग किया डीएनए हेलिक्स का, और डीएनए हेलिक्स के कुछ हिस्से को खोल दिया। सर पूरा क्यों नहीं खोला? क्योंकि बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एक बार में पूरा नहीं कर सकते। थोड़ा सा हिस्सा खोला मैंने, क्योंकि मैंने जब थोड़ा सा हिस्सा खोला तो क्या हो गया, ये एक फोक का शक्ल ले लिया, ठीक है। फोक में हम लोग क्या देखते हैं, फोक जो कांटा होता है जिससे हम लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं, वो उसमें क्या होता है, उसमें 3 या 4 ऐसे कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है, गैप पाया जाता है। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है हम लोग को कि जो फोक का जो 2 डंडी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों में गैप देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रेप्लिकेशन फोक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनाब, रेप्लिकेशन फोक। दिस इज नथिंग बट रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ, डीएनए हेलिकेज की वजह से हुआ। हेलिकेज क्या किया, तोड़ा इसको, तो क्या हो गया, रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन हो गया। एसएसबी प्रोटीन आकर के जुड़ गया इसके साथ, ठीक है, एसएसबी प्रोटीन आकर के जुड़ गया इसके साथ, ताकि आपस में वापस से रिमाइंड न करे। अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया था पिछले वाले टॉपिक में, टोपोआइसोमेरेज एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है जनाब टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, सॉरी मैं उसमें बताना भूल गया था। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, हम लोग देखते हैं कि जब अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है ना, जब अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है, ये खुलना स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा, रेप्लिकेशन फोक से आगे वाला जो पार्ट है ना, रेप्लिकेशन फोक से जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे एंड वाला पार्ट है, उसमें क्या होगा, वो सुपर कॉइलिंग शो करेगा। मतलब कि एक तो कॉइल था ऑलरेडी और कॉइलिंग हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग बोलते हैं इसको। तो टोपोआइसोमेरेज एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। प्रिवेंट्स क्या करता है जनाब, सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट करता है। सुपर कॉइलिंग को क्या करेगा जनाब, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। कब होगा ये, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जैसे हुआ, हेलिकेज क्या किया, अनवाइंडिंग किया, एसएसबी क्या किया, स्टेबलाइज किया सिंगल स्ट्रैंड को, और टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, ये जो दूसरा वाला पार्ट है जहां पे अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, वो सुपर कॉइल कर जाता है। तो सुपर कॉइल को ठीक करना, सुपर कॉइल को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। कौन करेगा, टोपोआइसोमेरेज। यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमेरेज पाया जाता है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यूकैरियोट्स, ठीक है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव पाया जाता है जनाब, इसका एक ऑल्टरनेटिव पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज ये कहां पाया जाएगा, सेम काम करेगा डीएनए गायरेज किसमें, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा जनाब, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा। यहां तक समझ में आया? आ जाइए नेक्स्ट चीज देखते हैं। टोपोआइसोमेरेज वाला समझ में आ गया। अब वापस आते हैं डीएनए पॉलीमरेज पे, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मान लो आरएनए प्राइमर है, ठीक है, आरएनए प्राइमर है, तो आरएनए प्राइमर कहां पे जुड़ेगा, देखो इसका डायरेक्शन कैसा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इसके साथ मेरे को अब क्या करना है, एक और स्ट्रैंड बनाना है, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी पैरेलल। तो किस तरफ होगा, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे है, तो उसका कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। मतलब कि मेरे को अगर बनाना है, मेरे को अगर बनाना है, ये ऐसे मान लो यहां तक है, यहां तक खुला है, ठीक है। अगर मेरे को बनाना है तो आर्मी प्राइमर कहां पे जुड़ेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। मतलब कि वो यहां पे जुड़ना चाहिए, यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। ये क्या है जनाब, आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है। और प्राइमर का डायरेक्शन कैसे होगा बोलो, इसका 5 प्राइम इस तरफ है, उसका 3 प्राइम किस तरफ होगा, यहां पे इसका 3 प्राइम, यहां पे इसका 5 प्राइम, यहां पे इसका 3 प्राइम, यहां पे इसका 5 प्राइम, ठीक है। वैसे ही इस स्ट्रैंड की बात करें, इस स्ट्रैंड की अगर बात करें, इस स्ट्रैंड में भी सेम चीज देखने को मिलेगा। क्या होगा, इस स्ट्रैंड में भी क्या देखने को मिलेगा, सेम चीज देखने को मिलेगा। इसका 3 प्राइम यहां पे है, इसका 5 प्राइम यहां पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जिसका एक और स्ट्रैंड जब बनेगा, उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे बनेगा ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आर्मी प्राइमर कहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा। इसका 3 प्राइम इस तरफ है, तो इसका 5 प्राइम इस तरफ होगा, 5 प्राइम, इसका क्या है 3 प्राइम इस तरफ है, ठीक है। ये क्या है जनाब, आरएनए प्राइमर। ये क्या है जनाब, आरएनए प्राइमर। दोनों साइड का बना दिया मैंने, ठीक है। सर यहां पे क्यों नहीं जुड़ेगा ये वाला, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना है ना। अगर इसको इस तरफ बता देते अगर इसको यहां पे जोड़ देते आरएनए प्राइमर को, तो क्या आगे बन पाता, अज्यूम कर ले भाई यहां पे बन गया,
यहां पे बना आरएनए प्राइमर, ठीक है। इसका 5 प्राइम किस तरफ है, इस तरफ है। 3 प्राइम किस तरफ है, इस तरफ है। कैसे बनाएगा ये, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा ना, इस तरफ जाएगा। लेकिन इसके आगे न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं, यहाँ पे डीएनए खत्म है, तो क्या यहाँ पे जुड़ सकता है आरएनए प्राइमर, नहीं जुड़ सकता। क्या बीच में जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता। यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा, समझ में आया, यहाँ पे जुड़ेगा। और इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, आरएनए प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा। न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, जोड़ता चला जाएगा। न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, जोड़ता चला जाएगा, इस तरीके से जोड़ना चला जाएगा, ठीक है। रेड वाला क्या है जनाब, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए जा रहे हैं। ये क्या है, बेसिकली डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ा इसके साथ आरएनए प्राइमर के साथ, और न्यूक्लियोटाइड को क्या करते चला गया, जोड़ता चला गया। कैसे जोड़ रहा है सर, कैसे जोड़ रहा है, देखते हैं। याद करो मैंने बताया था डीएटीपी एक्टिवेट हुआ था, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। डीएएमपी प्लस 2 फॉस्फेट मेरे को मिल गया, ठीक है। डीएएमपी प्लस 2 फॉस्फेट ग्रुप मिल गया मेरे को। अब हम क्या करेंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या करेंगे, डीएमपी मिला और ये मिला, इसके थ्रू मेरे को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया। क्योंकि मैंने उसको तोड़ा तो क्या मिल गया, बॉन्ड को तोड़ने से क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। एनर्जी जो मिला उसका इस्तेमाल कर लिया डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। और डीएमपी, डीएमपी, डीजीएमपी, डीटीएमपी, डीसीएमपी सबको जोड़ करके क्या बना लेंगे हम लोग, डीएनए बना लेंगे। सबको जोड़ करके क्या बना लेंगे, डीएनए बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो डॉट्स दिख रहा है आपको, ये बेसिकली क्या है, डीएमपी है, डीजीएमपी है, डीसीएमपी है, डीटीएमपी है, क्लियर। तो ये आपस में ऐसे करके जुड़ जाता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन बनाने में हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, मतलब कुछ नया चीज देखने को मिलता है। दोनों स्ट्रैंड में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। ये भी क्या करेगा, देखो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। मान लो यहां तक खुला, यहां तक क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन किया, ठीक है। अब मुझे एक डिफरेंस देखने को मिलता है इस स्ट्रैंड में और इस स्ट्रैंड में, ठीक है। क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, देखना। इसने यहां से स्टार्ट किया, यहां पर रुक गया आके, इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड है क्या, यहां पर डीएनए स्ट्रैंड खत्म हो गया ना, तो आगे कुछ है, आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू करेगा यहां तक, पूरा यहां तक। अब जब और हम खोलेंगे, इसको यहां पे बनाते हैं, ठीक है, इसको यहां पे बनाते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, इसको और खोलेंगे, समझना। हम क्या बोले थे, अनवाइंडिंग एक बार में नहीं होता है। अनवाइंडिंग क्या होता है, एक बार में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके हुआ, इतना हिस्सा अनवाइंडिंग हुआ। अब थोड़ा और हिस्सा अनवाइंड करते हैं इसका, अब थोड़ा और हिस्सा अनवाइंड करते हैं, ठीक है। देखो पहले इतना हिस्सा अनवाइंड था, अब और हिस्सा अनवाइंड हो गया, ठीक है। वापस से देखते हैं हमने क्या देखा था, यहां पर क्या जोड़ा था जनाब, इस हिस्सा में क्या था, मान लो आरएनए प्राइमर था, ठीक है। यहां पे इस हिस्सा में क्या था, आरएनए प्राइमर था। ये क्या था, यहां पे 5 प्राइम था, यहां पे 3 प्राइम था, यहां पे 3 प्राइम, यहां पे 5 प्राइम, ठीक है। यहां पे 5 प्राइम, देखो ध्यान से देखना। अब क्या कर रहे हैं, इसका 5 प्राइम यहां पे, इसका क्या होगा, यहां पे 3 प्राइम, इसका 5 प्राइम, इसका यहां पे 5 प्राइम, इसका यहां पे 3 प्राइम। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहां तक हमने कर लिया था, यहां तक हमने कर लिया था, यहां पे जो बनाया था, ठीक है। ये हो गया था और ये भी हो गया था, ठीक है। इतना हमने कर लिया था, ठीक है। अब देखना, अब देखना यहां पे क्योंकि न्यूक्लियोटाइड खत्म हो गया है, इसके आगे और डीएनए है नहीं, ठीक है। तो अब हमको इस हिस्से का अगर करना पड़ेगा, वापस से हमको अगर हिस्से का करना पड़ेगा, तो वापस से पीछे तो नहीं कर सकते, घुमा तो नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में, मैंने क्या बताया था, रेप्लिकेशन हमेशा कैसा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां पर आकर के रुक गया, ठीक है। अब इस हिस्से का रेप्लिकेशन करना है, कैसे करना होगा, क्या इसी आरएनए प्राइमर से होगा, कंटिन्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, यहां तो खत्म हो गया। तो यहां पे एक और आरएनए प्राइमर लाना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस हिस्से में एक और आरएनए प्राइमर लाना पड़ेगा। एक और आरएनए प्राइमर लाया और फिर स्टार्ट कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज लाया और जोड़ना स्टार्ट कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज लाया और जोड़ना स्टार्ट कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज लाया और जोड़ना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया। इस स्टैंड में क्या देखने को मिल रहा है कि मेरे को मल्टीपल आरएनए प्राइमर का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है।
लेकिन इस स्ट्रैंड में देखो यहाँ पे भी खाली है ना मेरे पास, यहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना, यहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना, तो यहां से कंटिन्यू कर देंगे, यहां से क्या कर देंगे, पॉलीमराइजेशन वापस से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखने को मिला कि एक स्ट्रैंड सर ऐसा है जिसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमर की जरूरत है, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड ऐसा है जिसमें एक प्राइमर से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल आरएनए प्राइमर लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में डीएनए हेलिक्स का अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है। तुम बोलोगे सर इतना झमेले का जरूरत ही क्या है, तुम बोलोगे सर इतना झमेले का जरूरत ही क्या है, ठीक है। पूरा डीएनए स्ट्रैंड को एक बार खोल देते है ना, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इसको आपने यहां से स्टार्ट किया ना सर, यहां से स्टार्ट कर देते हैं ना पूरा एक बार खोल के। मैंने क्या बताया अगेन, पूरा एक बार में नहीं खोल सकते क्योंकि बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। एक बार में पूरा स्ट्रैंड को नहीं खोल सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि एक बार में दोनों स्ट्रैंड को खोल देते, तब क्या होता, इस स्ट्रैंड में भी एक आरएनए प्राइमर का जरूरत होता, इस स्ट्रैंड में भी क्या होता, एक आरएनए प्राइमर का जरूरत पड़ता, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि पूरा अनवाइंडिंग एक बार में नहीं हो रहा है, पूरा अनवाइंडिंग एक बार में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनवाइंडिंग हुआ, ठीक है, आरएनए प्राइमर आकर के जुड़ा, डीएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ा, पॉलीमराइजेशन कराया, ठीक है, थोड़ा और खुला, आरएनए प्राइमर आकर जुड़ा, पॉलीमराइजेशन कराया, ठीक है। इस वाले स्ट्रैंड में एक ही आरएनए प्राइमर से कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होगा पूरा एंड तक, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग नाम देते हैं जनाब लीडिंग स्ट्रैंड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और इसको हम लोग नाम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैग कर रहा है, बोलते हैं ना कंप्यूटर लैग कर रहा है, प्रोग्राम लैग कर रहा है। कैसे लैग का मतलब क्या होता है कि अटक अटक के, रुक रुक के हो रहा है, ये एक बार में कंटिन्यूअस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक बार में कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक बार में रुक रुक के हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बताऊं दोनों स्ट्रैंड को अगर मैं बनाऊं जनाब, तो कैसा होगा, देखो, एक होगा लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होगा लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। एक होगा लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होगा लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, कंटिन्यूअस। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, डिसकंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन। समझ में आया। इसमें एक ही बार आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड है, इसमें क्या होगा, आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड वंस, प्राइमर नीडेड वंस। इसमें क्या बोलेंगे, मल्टीपल प्राइमर नीडेड। यहां तक समझ में आया, मल्टीपल प्राइमर नीडेड, पक्का समझ में आया। अब थोड़ा और खोलेंगे तो क्या होगा, एक और आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा यहां पे, और मान लो इसको खोल दिए, इसको मान लो और खोल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, वापस से एक और आरएनए प्राइमर यहां पे लगाना पड़ेगा। मान लो इतना खोले, इतना खोले, तो यहां पे एक और आरएनए प्राइमर लगाया, लेकिन यहां पे आरएनए प्राइमर का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो यहां पे वापस से ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये क्या होगा, अपना पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, यहां तक कंटिन्यू रखेगा, ये अपना कंटिन्यूअस करेगा, इसको और प्राइमर की जरूरत नहीं है। समझ में आया। अभी मैंने खोल के नहीं दिखाया, एक्चुअल में और खुल जाएगा, ठीक है, ये पूरा ऐसे खुल जाता है, बट खोल के मैंने दिखाया नहीं आपको समझाने के लिए। तो ये जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, एक पूरा सीधा स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा बन रहा है। ये जो टुकड़ा बन रहा है ना जनाब, इसको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग इसका नाम दे दिया क्या, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनाब, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। यस और नो, यस और नो, क्या बोलते हैं उसको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। सर लेकिन डीएनए का टुकड़ा का हम क्या करेंगे, डीएनए का टुकड़ा का हमको क्या करना है, हमको तो पूरा एक स्ट्रैंड चाहिए ना, ये आप क्या टुकड़ा बना करके दे रहे हैं, इसका टुकड़ा नहीं बना, चलो समझ में आ गया, कंटिन्यूअस था। ये टुकड़ा का हम क्या करेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट जब बनता है ना, जब पूरा स्ट्रैंड का बन गया, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आरएनए प्राइमर को हटाएंगे, प्राइमर को हटाया, ठीक है, और इनको आपस में जोड़ देंगे। ये जो मेरे पास फ्रैगमेंट्स बना है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेस, ठीक है, वी विल क्या, हम लोग क्या करेंगे, लाइगेस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लाइगेस क्या करेगा, joins the fragments, joins the Okazaki fragments, joins the Okazaki fragments, ठीक है, joins the Okazaki fragment। ये जो मेरे पास फ्रैगमेंट्स बना है, डीएनए का टुकड़ा बना है, इसको आप अपने जोड़ करके क्या कर लेंगे, हम लोग एक सिंगल स्ट्रैंड बना लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेस की मदद से करते हैं, ठीक है। लाइगेस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये एक एंजाइम जोड़ने का काम करता है। तो इसमें एंजाइम का नाम को रखना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइगेस क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा और इस पूरे स्ट्रैंड को जोड़ देगा, ठीक है, पूरे स्ट्रैंड को जोड़ देगा। फिर क्या होगा,
अच्छा, ये जोड़ने किस बेसिस पे हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, हम लोग को पता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे C मौजूद है तो यहाँ पे क्या, कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगेगा? G वाला लगेगा। यहाँ पे अगर T मौजूद है तो यहाँ क्या लगेगा? A लगेगा। तो ये क्या है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। ब्लू वाला क्या है, देखो पेरेंटल स्ट्रैंड। ब्लू वाला क्या है जनाब? पेरेंटल स्ट्रैंड। यहां पे लिखते हैं, देखो यहां पे पेरेंटल स्ट्रैंड। और ये वाला क्या है? डॉटर स्ट्रैंड। डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। तो पेरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे C है तो यहाँ पे G है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे A है। तो क्या करेगा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कब? जब पूरा खुल जाएगा तब। ये मैंने इसमें बना दिया क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब पूरा खुल जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये आपस में क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। और ये क्या बन जाएगा? DSDNA, डबल स्ट्रैंडेड। ये भी क्या बन जाएगा? DSDNA। इनमें से एक पेरेंटल है, एक डॉटर स्ट्रैंड, एक पेरेंटल है, एक डॉटर स्ट्रैंड। यहां पर आपका हो गया डीएनए रेप्लिकेशन खत्म, ठीक है। यहां पर हमने क्या कर लिया? डीएनए का नया स्ट्रैंड बना लिया। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप इसको गो थ्रू कीजिएगा अच्छे से, और एक बार जितने भी आपने नोट्स बनाया उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।